हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा जो पोर्शन चल रहा था इसमें 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक हमने स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमारा 5वां अध्याय चल रहा था, जिसका आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। भूआकृतिक प्रक्रियाओं का हम तीसरा पार्ट आज देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या होती है। जो धरातल के बाहर घटित होती है वह सभी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है, और जो धरातल के आंतरिक भाग में घटित होती है जैसे भूकंप वगैरह, उसको हम अंतर्जात या अंतर्जनित प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो बहिर्जनित प्रक्रियाओं की हमने बात पहले भी की है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं एक ऐसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, सही बात है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं कहीं अलग है तो कहीं अलग है। यहाँ पर हमारा धरातल भी समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ धरातल है, असमतल धरातल है हमारा। तो बहिर्जनित प्रक्रिया भी एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होगी। पृथ्वी के धरातल पर तापमान प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित है। कहीं भी तापमान प्रवणता समान नहीं है, इसलिए धरातल पर तापमान प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित है। दो आधार है इसके, जो तापमान प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। इसके दो आधार है, एक तो तापमान और एक वर्षा। इन दोनों के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे कारक है जो भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, तो अन्नाच्छादन में भिन्नता पाई जाती है। और जब अन्नाच्छादन में भिन्नता पाई जाती है, इसमें अंतर के कारण अन्नाच्छादन अलग अलग जगह, अलग अलग रूप और अलग अलग गति में संपन्न होता है। अलग अलग इसमें अंतर के कारण अन्नाच्छादन अलग अलग जगह, अलग अलग रूप और गति में संपन्न होता है। जैसे ऊंचाई में अंतर, ढाल प्रवणता में अंतर, ढाल में अंतर, तापमान में अंतर, वर्षा में अंतर, वायु के वेग में अंतर, वर्षा वाष्पीकरण में अंतर, तुषारपात यानी बर्फबारी में अंतर, हिमकरण या पिघलन में अंतर। ये आपको अंतर आपको देखने को मिलते हैं भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोट लगाकर। अगर जलवायविक कारक समान है तो, अगर जो जलवायविक कारक है अगर ये समान है तो अन्नाच्छादन अन्य कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर वह समान है कारक तो अन्नाच्छादन अन्य कारकों पर निर्भर करता है। अन्नाच्छादन की भिन्नता के कारण, अन्नाच्छादन में जो भिन्नता पाई जाती है वो उसके कारण क्या होता है, तो सेलों का झुकाव होता है। इसके कारण अन्नाच्छादन में भिन्नता पाई जाती है। वलन होता है, खनिजों की उपस्थिति के कारण कोमलता, कठोरता और पारगम्यता, इन सब के कारण अन्नाच्छादन की भिन्नता के कारण है ये सब। ठीक है, इन कारण से अन्नाच्छादन में भिन्नता आपको देखने को मिलती है। सेलों की संरचना की प्रक्रियाओं के अनुसार भी भिन्नता रखते हैं। जैसे एक सेलों की जो संरचना है वो प्रक्रिया के अनुसार भी भिन्नता रखते हैं। कैसे रखते हैं, जैसे एक सेल पवन से अपरदित होता है लेकिन जल से अपरदित नहीं होता है। अपक्षय की हम बात करें, वेदरिंग की हम बात करें कि वेदरिंग क्या है, तो पदार्थों की टूटने फूटने की प्रक्रिया आप अपक्षय कह सकते हैं। अपक्षय के लिए कई कारक जिम्मेदार है, जैसे पवन के द्वारा अपक्षय हो जाता है। ठीक है, किसी भी कारण टूटता फूटते हैं तो वो अपक्षय के अंतर्गत हम रखते हैं। अपक्षय में वायुमंडलीय तत्वों की इंपोर्टेंट चीज है। अपक्षय में वायुमंडलीय तत्वों की धरातलीय पदार्थों के साथ गति की क्रिया सम्मिलित की जाती है। सही बात है, जो भी वायुमंडलीय क्रिया है, पवन है, जल है, उनको धरातलीय जो पदार्थ है उनके साथ क्रिया संपन्न होती है या सम्मिलित होती है। अपक्षय में पदार्थों का संचलन नगण्य होता है। जो अपक्षय है उसमें जो पदार्थों का जो संचलन होता है, जो पदार्थों का सिकुड़न होता है, वो एक तरह से नगण्य होता है। अतः अपक्षय को स्वस्थाने, इन सिटू या तदस्थाने, ऑन सिटू या स्थैनिक क्रिया कहा जाता है। जो अपक्षय है उसको स्वस्थाने, इन सिटू या तदस्थाने, ऑन सिटू या स्थैनिक क्रिया कहा जाता है। नोट लगा के, अपरदन में पदार्थों का संचलन होता है, अतः अपरदन एक गतिक प्रक्रिया है। इसमें अपरदन में पदार्थों का संचलन होता है, अतः ये एक प्रकार की अपरदन, एक प्रकार का गतिक प्रक्रिया हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा कि बहिर्जनित प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है। भू-आकृतिक जो प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, और अपक्षय वेदरिंग के बारे में हमने नॉर्मल जानकारी इकट्ठा की। ये छोटी छोटी क्लास है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक स्लाइड में हम इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिख के और आपको समझा रहा हूँ मैं, मतलब
3-4 पेज का एक पेज आपके हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि अध्याय 5 भूआकृतिक प्रक्रियाओं का पाठ हम 3 पढ़ रहे हैं आज। बहिर्जनित प्रक्रियाएं, ये क्या होती है? बहिर्जनित प्रक्रियाएं तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। ये पृथ्वी के धरातल पर तापमान प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित है। 2 आधार है इस जलवायु प्रदेश के स्थित होने के, एक तो तापमान और एक वर्षा। ठीक है, एक तो तापमान और एक वर्षा, 2 प्रकार के अलग अलग आधार हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, अन्नाच्छादन में भिन्नता पाई जाती है। इसमें अंतर के कारण अन्नाच्छादन अलग अलग जगह अलग अलग रूप में और गति में संपन्न होती है। जैसे ऊंचाई में अंतर, ठीक है, ऊंचाई में अंतर, ढाल प्रवणता में अंतर, ढाल में अंतर, तापमान में अंतर, वर्षा में अंतर, वायु की वेग की दिशा में अंतर, वर्षा वाष्पीकरण में अंतर, तुषारपात बर्फबारी में अंतर, हिमकरण या पिघलन में अंतर। नोट लगा कि आप याद रखना कि अगर जलवायु कारक समान है तो अन्नाच्छादन अन्य कारकों पर निर्भर करता है। अन्नाच्छादन की भिन्नता के कारण सेलों का झुकाव, गलन, खनिजों की उपस्थिति, कोमलता, कठोरता, पारगम्यता आदि जिम्मेदार है। सेलों की संरचना प्रक्रियाओं के अनुसार भी भिन्नता रखती है। जो सेल है, सेलों की संरचना प्रक्रियाओं के अनुसार भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक सेल पवन से अपवर्तित होता है तो दूसरा जल से अपवर्तित नहीं होता है, तो वो जल से अपवर्तित नहीं होता है। अपक्षय वेदरिंग की अगर हम बात करें तो पदार्थों की टूटने फूटने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में वायुमंडलीय तत्वों के धरातलीय पदार्थों के साथ की गई क्रिया सम्मिलित की जाती है। अपक्षय में पदार्थों का संचलन नगण्य होता है, अतः अपक्षय को स्वस्थाने इन सिटू या तदस्थाने ऑन सिटू या स्थैनिक क्रिया कहा जाता है। नोट लगा के अपरदन में पदार्थों का संचलन होता है, अतः अपरदन एक गतिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ये सारा समझ लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार से ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। सारी एनसीईआरटी में यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। 11th की दोनों बुक्स और 12th की दोनों बुक्स आप इसी ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे और पोस्ट में जाकर इसके क्वेश्चन भी आप सोल्व करना। और साथ ही साथ मैंने राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास भी स्टार्ट कर रखा, उसको भी आप अच्छे से समझो तो समझ लो, उसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। और इससे पहले मैंने राजस्थान का भूगोल कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ। नया राजस्थान 41 जिलों और जो 7 संभाग है उसके अनुसार, और स्टेट पॉलिटी की बात करें तो मैंने सारी राज्य की राज्य व्यवस्था भी मैंने इसी चैनल पर कंप्लीट कर रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।